हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के जूलॉजी पेपर एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लास्ट ईयर के 100 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस पेपर में 8 यूनिट है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, पॉपुलेशन जेनेटिक, डायरेक्ट एविडेंस एवोल्यूशन के, स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटिंक्शन। फिर ये तो पूरा 4 यूनिट किसका है? एवोल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट बायोलॉजी के हैं, गैमीट, फर्टिलाइजेशन और अर्ली डेवलपमेंट। कौन से जीन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिब्रेट्स में अर्ली डेवलपमेंट और लेब डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होते हैं। इस वीडियो में हम इन पूरे 8 यूनिट से मिलाकर जितने भी 100 एमसीक्यू है उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, बल्कि इस यूनिट से रिलेटेड और भी एमसीक्यू जो इस साल आ सकते हैं उनको डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ जीव अपने खोए हुए शरीर के अंग को पुनः विकसित कर सकते हैं, उसे इस रूप में जाना जा सकता है। तो ये क्या कह रहा है? कौन सा प्रोसेस होता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का जो हिस्सा टूट गया है या खराब हो गया है उसको फिर से वापस कर सकता है। तो बच्चों, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण जनन या रीजेनरेशन कहते हैं। रीजेनरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने शरीर के क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके अंग को वापस उगा सकता है, ग्रो कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है? प्लानेरिया। तो बच्चों, इसको याद रखना है, प्लानेरिया में बहुत शक्तिशाली रीजेनरेशन होता है। इसके शरीर का एक छोटा भी टुकड़ा टूट जाए तो वो पूरा शरीर बना सकता है। अगर वर्टिब्रेट्स में बात किया जाए तो वर्टिब्रेट्स में आप लोग जानते होंगे छिपकली का पूंछ होता है, और एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सैलामेंडर का। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल याद रखना है रीजेनरेशन के लिए। तो बच्चों, अगला सवाल है, वो कौन सी प्रक्रिया है, मतलब कौन सा टेक्निक है जिसके द्वारा साइंटिस्ट एडल्ट सेल को प्रेरित करते हैं, किसको, कैसे? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? उस प्रोसेस का नाम पूछा जा रहा है जिससे वैज्ञानिक क्या करते हैं? एडल्ट सेल को क्या करते हैं? फिर से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बना देते हैं। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? रीप्रोग्रामिंग। तो रीप्रोग्रामिंग क्या है? ये काफी क्रांतिकारी टेक्निक है जिसमें वैक्स कोशिकाओं, जैसे आपके त्वचा से कोशिकाओं को ले लिया गया और उसकी प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? उसके सेल्स के अंदर कुछ चेंज किया जाता है और इससे क्या बन जाते हैं? इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो इसका कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसको किसने खोजा था। तो इसकी डिस्कवरी 2000 में हुई थी, जिसका क्रेडिट जाता है यामानाका को। तो इसके साइंटिस्ट का नाम है यामानाका, और इनको 2012 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? किसी भी नॉर्मल सेल्स को, एडल्ट सेल हो, उसको क्या बना दिया जाता है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाया जाता है। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एम्ब्रियो को नष्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट सेल को चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है, चिकित्सा में यानी मेडिसिन में स्टेम सेल को संभावित अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब ये पूछ रहा है स्टेम सेल का मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशन है। तो बच्चों, वो टिश्यू इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट, इन सभी में स्टेम सेल का यूज होता है। तो स्टेम सेल अपनी क्या करता है? डिवीजन होने और किसी भी कोशिका में चेंज होने की क्षमता के कारण ये काफी ज्यादा यूज होता है। तो टिश्यू इंजीनियरिंग क्या है? इसका उपयोग क्या करते हैं? नए ऑर्गन्स या कृत्रिम, किसी का स्किन खराब हो जाए तो कृत्रिम त्वचा उगाने में किया जाता है। जीन थेरेपी में डीएनए को चेंज करके इलाज किया जाता है बीमारियों का। और कैंसर में भी सेल को बदला जाता है कि वो कैंसर से नॉन कैंसरस हो जाए या कैंसरस सेल का डेथ हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आंख के विकास के दौरान एक्टोडर्म से बनती है? तो जो आई का डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो के एक्टोडर्म लेयर से बनता है। तो क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि आई का कौन सा पार्ट एक्टोडर्म से बनता है। तो जो एक्टोडर्म के डिफरेंट लेयर्स होते हैं उसमें जो सरफेस एक्टोडर्म होता है, जो सतह का एक्टोडर्म होता है, वो लेंस बनाता है। न्यूरल एक्टोडर्म क्या बनाता है? रेटिना बनाता है। और कॉर्निया भी आउटर एक्टोडर्म बनाता है। तो जो कि ये तीनों चीज किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ये सभी प्रमुख भाग एक्टोडर्म के ही है, इसलिए सही विकल्प क्या होगा?
उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, नेत्र के विकास में मतलब आई के डेवलपमेंट में ऑप्टिक पुटिका यानी ऑप्टिक वेसाइकिल का क्या रोल होता है? तो बच्चों, लेंस के निर्माण को प्रेरित करने के लिए, टू इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ लेंस। तो बच्चों, जब ऑप्टिक वेसाइकिल कहाँ होता है? फोर ब्रेन से बाहर निकलता है। तो जब ये ऊपर की सतह मतलब सरफेस एक्टोडर्म के संपर्क में आता है तो उसे वो क्या बनाता है? उसे लेंस बनाने के लिए कुछ सिग्नल देता है। तो यदि ऑप्टिकल वेसाइकिल एक्टोडर्म का संपर्क ना हो तो लेंस का निर्माण नहीं होगा। तो लेंस के निर्माण को प्रेरित करने के लिए किसका जरूरत होता है? ऑप्टिक वेसाइकिल का। अगला सवाल है, अंग विकास के लिए कौन सा सिग्नलिंग मार्ग महत्वपूर्ण है? विच सिग्नलिंग पाथवे इज इम्पोर्टेंट फॉर लिम्ब डेवलपमेंट? तो हमारे हाथ पैर को लिम्ब कहते हैं। इसका सही आकार और विकास के लिए कई प्रोटीन के पाथवे होते हैं। जैसे एक होता है FGF मतलब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये अंगों की लंबाई, प्रॉक्सिमल और डिस्टल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। WNT बीटा कैटेनिन पाथवे, ये डॉर्सल और वेंट्रल के लिए, एक ऊपरी सतह बने एक निचला सतह बने, इसके लिए होता है। BMP सिग्नलिंग क्या होता है? ये बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन होते हैं। ये हड्डियों के विकास और उंगलियों के बीच कोशिकाओं को एपोप्टोसिस के लिए जरूरी होता है। तो ये जो तीनों पाथवे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, अंग विकास में ध्रुवीकरण गतिविधि के क्षेत्र GATA की क्या भूमिका है? तो एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जोन ऑफ पोलराइजेशन एक्टिविटी होता है। ये खासकर लिम्ब डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो बच्चों, ये क्या करता है? इसका सही आंसर है टू एस्टेब्लिश द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ लिम्ब, अंग के अग्र पश्च अक्ष को स्थापित करना। तो बच्चों, जब हमारे हाथ पैर विकसित होते हैं तो ये तय करना जरूरी होता है कि अंगूठा किस तरफ होगा और छोटी उंगली किस तरफ होगा। तो ZPA जो है इसको क्या कहते हैं? इसको लिम्ब बट के पीछे हिस्से में होता है। जो पहला हाथ पैर का स्ट्रक्चर निकलता है उसको क्या कहते हैं? लिम्ब बट कहते हैं। ये लिम्ब बट के पिछले हिस्से में स्थित कोशिकाओं का एक समूह होता है। इससे एक प्रोटीन बनता है जिसको क्या कहते हैं? सोनिक हेजहॉग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जे कभी कभी पूछा जा सकता है कि सोनिक हेजहॉग कहाँ बनता है या किसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। शॉर्ट में इसको SH दिया जाता है। तो इस प्रोटीन के कंसंट्रेशन के आधार पर ही तय होता है कि कौन सी उंगली कहाँ बनेगी। इससे क्या होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर यानी आगे और पीछे के हिस्सों का निर्धारण होता है। अगला सवाल है, रेटिना के विकास के लिए कौन सा सिग्नलिंग पाथवे इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों, रेटिना में कई तरह की न्यूरॉन्स होती है और उनके सही अनुपात में बनने के लिए नॉच सिग्नलिंग पाथवे इंपॉर्टेंट होता है। नॉच सिग्नलिंग में कोशिकाओं के बीच संपर्क के माध्यम से काम करता है। ये तय करता है कि कौन सी कोशिका रेटिना की प्रोजेनाइटर सेल बनी रहेगी और कौन सी न्यूरॉन बनेगी। और ये रेटिना की परतों के सही विकास और सेल की डेंसिटी को नियंत्रित करता है। तो याद रखना है, नॉच सिग्नलिंग पाथवे किससे रिलेटेड है? रेटिना के डेवलपमेंट से। अगला सवाल है, आंख के लेंस को बनने वाली संरचना का क्या नाम है? तो आंख के विकास की शुरुआत में चेहरे की जो बाहरी त्वचा होती है उसको क्या कहते हैं? सरफेस एक्टोडर्म। ये मोटी होने लगती है। इसी मोटी परत को एक नाम दिया गया जिससे क्या कहते हैं? लेंस प्लाकोड। तो लेंस प्लाकोड ही वो स्ट्रक्चर है जो क्या है? लेंस बनने वाली संरचना का नाम है। तो जब ऑप्टिकल वेसाइकिल इसके संपर्क में आता है तो ये प्लैक्वाइट के अंदर की ओर धंस कर लेंस वेसाइकिल बनाता है। सरल शब्दों में, लेंस प्लैक्वाइट वो पहला स्ट्रक्चर है जो भविष्य में क्या बनाएगा? लेंस बनाएगा। तो बच्चों, अगला सवाल है, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का मूल यूनिट क्या है? तो इसका मूल यूनिट क्या होता है? जीन। जीन क्या है? DNA का वो छोटा सा हिस्सा है जो किसी लक्षण की जानकारी छिपी रहती है। क्रोमोसोम क्या है? बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, RNA नहीं होता। और DNA और जीन में क्या फर्क है? तो DNA क्या है? एक संरचना है जिसमें क्या होते हैं? कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन से क्या होते हैं? RNA बन सकते हैं।
तो जीन उसी कोडिंग रीजन को कहते हैं जहाँ से आरएनए बन सकता है। तो कोई भी लक्षण किससे बनता है? डीएनए के कोडिंग रीजन से, और डीएनए के कोडिंग रीजन को क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भ्रूण विकास का चरण नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन ये सब नॉर्मल स्टेज है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? वो प्रक्रिया है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है। ये किस में होता है? कुछ इंसेक्ट में ऐसा होता है। तो कभी पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल पूछे एनिमल सिस्टम में तो उसका एग्जाम्पल क्या है? इंसेक्ट होते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं है? तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या आंसर होगा? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, पर ये फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन का हिस्सा नहीं है। तो कैपेसिटेशन क्या होता है? ये वो प्रक्रिया है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है ताकि स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह योग्य बने। एम्फीबिक्सिस क्या होता है? दोनों के न्यूक्लियस का मिलन। एक्टिवेशन ओवम और पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म पार्ट है किसका? फर्टिलाइजेशन के। तो कैपेसिटेशन एक डेवलपमेंट प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन से पहले का, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो अगला सवाल है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी यानी आनुवंशिक परिवर्तनशीलता इनमें से किसके परिणाम से होता है? तो दुनिया में हर इंसान या जीव दूसरे से अलग क्यों दिखता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा माता और पिता के अलग अलग डीएनए मिलते हैं जिससे नया रिकॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ जो अलग ऑप्शन दिए गए हैं, क्लीवेज, डेवलपमेंट, कैपेसिटेशन, ये क्या है? ये सेल के नंबर को बढ़ाने के लिए है, ना कि नए कैरेक्टर लाने के लिए। तो बच्चों अगला सवाल है, शुक्राणु का प्रवेश किसके द्वारा ट्रिगर होता है? पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय। तो बच्चों जब एक के बाहरी दीवार क्या होता है? बहुत मजबूत होता है, जिसे पार करने के लिए स्पर्म क्या करते हैं? कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स कहाँ से रिलीज होते हैं? स्पर्म के जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है जिससे क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। इससे क्या रिलीज होता है? लाइसिन रिलीज होता है, जिसका नाम क्या होता है? हाइलोयूरोनिडेस। ये एक हाइड्रोलिडोनेस एंजाइम होता है जो क्या करता है? इसको गला देता है, जिससे शुक्राणु स्पर्म अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसमें पूछ रहा है, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का एग में प्रवेश करना किसके द्वारा किया जाता है? कौन से पार्ट द्वारा? सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्रोसोम या पूंछ? तो जो स्पर्म होते हैं उसके सिर पे क्या होता है? एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं? एक्रोसोम। तो इसमें एंजाइम कौन सा रहता है? हाइलो यूरोनिडेस, जो एक की लेयर को गला देता है। तो बिना एक्रोसोम के स्पर्म के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए क्या देता है? एनर्जी देता है। और इसका पूंछ क्या करता है? तैरने में, स्विम में मदद करता है। लेकिन असली स्ट्रक्चर क्या है जो भेदता है? वो है एक्रोसोम। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन के एग बनता है उसके बाद उसका क्लीवेज कैसे होता है? माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोटिक या बाइनरी फिजन द्वारा। तो जाइगोट बनने के बाद कोशिका विभाजन शुरू होता है जिसे स्टूडेंट क्लीवेज कहते हैं। ये क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें कोशिकाओं का संख्या तो बढ़ता है लेकिन उसका साइज नहीं बढ़ता। मियोसिस कहाँ होता है? जब गैमीट बनते हैं, स्पर्म या एग बनने के टाइम में। यदि पहला विदलन यानी फर्स्ट क्लीवेज पारो युग्मनज को पूरी तरह से दो भागों में विभाज करता है तो उस क्लीवेज को क्या कहते हैं? तो मान लो बच्चों ये एम्ब्रियो है और पहला क्लीवेज पूरे हुआ और ये दो भागों में बढ़ गया, तो ऐसे क्लीवेज को क्या कहते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। मतलब इसमें खांचा जो कट हुआ वो क्या हुआ? ऊपर से नीचे तक पूरी तरह हुआ। ये उन एग्स में होता है जहाँ क्या होते हैं? यॉक कम होता है। जो एग के अंदर खाना स्टोर रहता है एम्ब्रियो के लिए उसको क्या कहते हैं? यॉक। तो जिसमें यॉक कम मात्रा में होता है उसमें कौन सा क्लीवेज होता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, जैसे इंसान में, मेढक में। और इसके अलावा अगर क्लीवेज क्या हो? थोड़े से प्लाट में हो, ऊपर ही सेल का डिवीजन होने लगे तो उसको क्या कहते हैं? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं।
तो बच्चों अगला सवाल है खंडन गुहा यानी सेगमेंटेशन कैविटी, ये क्या दिखाता है? तो बच्चों जैसे जैसे एम्ब्रियो में क्या होगा, सेल डिवीजन होता जाता है, कोशिका विभाजन होता है, तो उससे क्या हो जाता है, अगर इसको काट के देखा जाए तो इसके अंदर क्या हो जाता है, एक गुहा बन जाता है, ये कैविटी बन जाता है। इसमें लिक्विड भरा रहता है और इस गुहा को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। जिस अवस्था में ये कैविटी दिखाई देने लगता है उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टुला स्टेज होता है। तो यहाँ कौन सा स्टेज में पूछा गया है, तो ये ब्लास्टुला स्टेज में दिखेगा जब कैविटी क्या होगा, ब्लास्टोसील होगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कॉइडल क्लीवेज किस ग्रुप का विशेषता है? तो बच्चों जब एग में क्या हो, बहुत सारा यॉक हो, बहुत ज्यादा यॉक हो, तो क्या होता है, पूरा एग डिवाइड नहीं करता। तो ये किसका एग्जाम्पल है, किसमें ऐसा होता है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर बहुत ज्यादा यॉक होता है, इसलिए सेल का विभाजन क्या होगा, एक छोटे से डिस्क में, एक जगह में सेल डिवाइड करते रहते हैं। इसका आकार क्या होता है, एक डिस्क जैसा आकार हो जाएगा। तो इस डिस्क जैसे आकार के कारण ही इसको क्या कहते हैं, डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। अब पूछ रहा है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज निम्नलिखित में से क्या शो करता है, कहाँ होता है? तो बच्चों ये टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल एक्स में होता है। तो मीरोब्लास्टिक का क्या व्याख्या है, मीरोब्लास्टिक मतलब इनकम्प्लीट, कि पूरा एम्ब्रियो में सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल के एक एम्ब्रियो के एक हिस्से में होगा। तो टीलोलेसिथल किसमें होता है, बर्ड्स में होता है, क्योंकि पक्षियों के अंडे में बहुत सारे क्या होते हैं, यॉक होते हैं। तो टीलोलेसिथल का एग्जाम्पल क्या है, बर्ड। और सेंट्रोलेसिथल जहाँ बीच में ही एक जगह खाली क्लीवेज हो और बाकी में ना हो, ये किसका पहचान है, इंसेक्ट का। तो इसको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ह्यूमन का क्या है, ए लेसिथल है, ए लेसिथल एक किसका एग्जाम्पल है, ह्यूमंस का। तो टीलोलेसिथल का क्या हो गया और सेंट्रोलेसिथल क्या हो गया, ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है गैस्ट्रुलेशन का अंतिम उत्पाद, लास्ट प्रोडक्ट गैस्ट्रुलेशन का क्या है? तो गैस्ट्रुलेशन बच्चों डेवलपमेंट का वो स्टेज है जहाँ कोशिकाएं अपनी सही जगह पर पहुंचती है। इस प्रक्रिया के एंड में क्या बनता है, ये 3 लेयर्ड एम्ब्रियो बनता है, क्या क्या, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बन जाते हैं। इन्हीं 3 परतों से आगे चल के पूरा शरीर डेवलपमेंट करता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक साइंटिस्ट है स्पीमन, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा, वो कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है, भ्रूण के विकास के लिए आयोजक आवश्यक है, ऑर्गेनाइजर इज एसेंशियल फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था हैंस स्पीमैन। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था किसका, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का, इसका खोज किया था। तो इन्होंने किस में खोज किया था, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ये सैलामेंडर में खोज किया था। तो सैलामेंडर के एम्ब्रियो पे इन्होंने प्रयोग किया और दिखाया कि जो एम्ब्रियो है उसका एक खास क्षेत्र होता है जिसको क्या कहते हैं, डॉर्सल लिप होता है। वो बाकी सेल्स को क्या करता है, निर्देश देता है कि उसको कैसे आगे जाके डेवलप करना है। इनके लिए उनको 1935 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो बच्चों इसको याद रखना है कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कौन दिया था, स्पीमान दिया था, जो किससे रिलेटेड है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन से। अगला क्वेश्चन है गैस्ट्रुलेशन फेज के दौरान मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? तो बच्चों गैस्ट्रुलेशन के समय कोशिकाएं जो सेल होती है वो स्थिर नहीं रहती, वो एक व्यवस्थित तरीके से क्या करती है, मूव करती है। इसमें कौन से मूवमेंट होते हैं, एपीबोली। इसमें क्या होता है, कोशिकाओं की परतों के ऊपर चलना, एक लेयर है उसके ऊपर दूसरा लेयर चलेगा। दूसरा क्या होता है, एम्बोली, जिसमें कोशिकाएं क्या करती हैं, ऊपर से अंदर की ओर धंसती है। तीसरा क्या है, इन्वॉल्यूशन, इन्वॉल्यूशन में क्या होता है, कोशिकाएं मुड़कर अंदर की तरफ अलग अलग लेयर में चली जाती है। तो ये सभी क्या है, जर्म लेयर के डेवलपमेंट में मूवमेंट है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला है गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकाओं का अंदर की ओर लुढ़कना यानी
रोलिंग ऑफ सेल्स इनटू इंटीरियर को क्या कहा जाता है? तो इसको बच्चों क्या कहते हैं? इन्वॉल्यूशन कहते हैं। जब कोशिका का एक बाहरी परत फैलते हुए, जैसे एक लेयर है, ये क्या करते हैं, बाहरी परत किनारे से मुड़कर क्या होता है, अंदर की सतह पर फैलने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं? इन्वॉल्यूशन कहते हैं। अगला है ठोस ब्लास्टुला यानी सॉलिड ब्लास्टुला को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लास्टुला के प्रकार उसकी कैविटी पर निर्भर करते हैं। तो अधिकांश ब्लास्टुला के बीच में एक खाली जगह होती है, लेकिन एक होता है स्टीरोब्लास्टुला, इसमें कोई खाली जगह यानी ब्लास्टोसिल नहीं होता है। ये पूरी तरह से कोशिकाओं का भरा हुआ यानी सॉलिड होता है। इसका एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टीरोब्लास्टुला किस में होता है? तो बच्चों ये मोलस्क के जो होते हैं या एनिलिड्स में होते हैं, इनमें इसका एग्जाम्पल देखा जाता है स्टीरोब्लास्टुला का। तो ये एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार भी आ सकता है। बायोप्सिस का अर्थ है, तो बच्चों बायोप्सिस एक यूनानी शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है? जीवन का निर्माण, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस प्रक्रिया में दर्शाता है कि जिसमें निर्जीव रसायन यानी नॉन लिविंग मैटर से पहले जीव का क्या हुआ? विकास हुआ। इसे इसको एक और नाम दिया जाता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ए बायोजेनेसिस, मतलब नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीजों का बनना। तो अगला सवाल है, जीवन की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? तो सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। तो विज्ञान के आने से पहले बहुत लोग धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास करते थे। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के अनुसार जीवन को किसी अलौकिक शक्ति या भगवान ने एक ही बार में बनाया। तो ये सिद्धांत मानता क्या है कि जो भी जीव आज है वो वैसे ही बनाए गए थे और उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद में कौन सा थ्योरी आया था? स्पॉन्टेनियस जेनरेशन थ्योरी आया था, और उसके बाद बायोजेनेसिस थ्योरी आया था। तो सबसे पुराना क्या है? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। तो बच्चों जीवन के रासायनिक विकास की पुष्टि करने के लिए स्पार्क डिस्चार्ज apparatus किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो बच्चों इसका आंसर क्या है? यूरे और मिलर। पहले क्या हुआ था, ओपेरिन और हेल्डिन ने सिद्धांत दिया था जिसको प्रयोगशाला में यूरी और मिलर ने साबित किया था। इन्होंने 1953 में इस एक्सपेरिमेंट को किया था, ये भी कभी कभी ईयर पूछा जाता है। एक कांच के ऊपर में एक पृथ्वी जैसा पुराना प्राचीन काल का पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया, जिसमें कौन से गैसेस इन्होंने यूज किए थे, ये बहुत बार पूछा जाता है। मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और बिजली का स्पार्क दिया गया था, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया गया, और अंत में क्या बना था? कई एमिनो एसिड बने थे। तो बच्चों ये गैसेस याद रखना है कि मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस उसमें यूज हुआ था। जो विकास शब्द यानी एवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। कई बच्चे डार्विन में टिक कर देते हैं, तो इसको याद रखना है, एवोल्यूशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, और डार्विन ने अपनी किताब में डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल किया था, ये भी कई बार पूछा जाता है। और एक और टर्म आता है सर्वाइवल ऑफ स्पेंसर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये भी पहली बार टर्म किसने दिया था? स्पेंसर ने दिया था। तो कई चीजें जो डार्विन में के किताब में लिखी है वो सब टर्म पहले स्पेंसर ने दिया था। में से किस वैज्ञानिक को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आ सकता है। तो इसका किसको कहा जाता है? अर्नस्ट मेयर को। तो अर्न मेयर क्या है? 20वीं सदी के डार्विन है। उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था, किसने? अर्न्स्ट मायर ने। तो डार्विन के सिद्धांतों को आधुनिक जेनेटिक्स के साथ जोड़ा था। उनके कार्यों के लिए उन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, और उनका कॉन्सेप्ट किया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर पूछ रहा है विकास का इकाई क्या है? एवोल्यूशन का क्या यूनिट है? जैसे लाइफ का यूनिट सेल होता है शरीर का, वैसे एवोल्यूशन का यूनिट क्या है? तो बच्चों एवोल्यूशन का यूनिट क्या होता है? जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। एवोल्यूशन कभी भी एक इंडिविजुअल का नहीं होता, कि बल्कि पूरे पॉपुलेशन का होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जब किसी पूरी जनसंख्या के जीन पूल में बदलाव आ जाता है तब उसको क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एवोल्यूशन का यूनिट क्या है? पॉपुलेशन।
अगला सवाल है, जैविक विकास का मूल विचार इसमें निहित है। बेसिक आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन लाइज इन। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, संशोधन के साथ अवतरण। तो ये चार्ल्स डार्विन का मुख्य सिद्धांत है। इसका सरल अर्थ है कि सभी जीव अपने पूर्वजों से विकसित हुए, लेकिन समय के साथ साथ संशोधन या बदलाव आए हैं, जो नेचुरल सिलेक्शन का एक तरीका है। लेकिन विकास का मूल विचार पूर्वजों से बदलकर आगे बढ़ना ही है। यही कारण है कि हम सभी जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का बेसिक आइडिया क्या है? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। अगला सवाल है, अविकसित अंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं डिस्टेटोलॉजी। डिस्टेटोलॉजी, ये शब्द किसने दिया था? हेकल ने दिया था। अर्नस्ट हेकल ने दिया था। ये वो अंगों के अध्ययन किया जाता है जिनका शरीर में कोई स्पष्ट उद्देश्य या कार्य नहीं है। तो इनको वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है। उसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आता है या अकल दाढ़ आता है। एक और टर्म आता है, यहाँ दिया है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? रोगों का, डिजीज का स्टडी करते हैं। डर्मेटोलॉजी में स्किन का स्टडी करते हैं, और न्यूरोलॉजी में नर्व्स का। तो डिस्टेटोलॉजी ये समझने में मदद करता है कि डेवलपमेंट के दौरान कौन सा अंग अब हमारे काम का नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो एवोल्यूशन यानी सूक्ष्म विकास क्या है? तो इसका आंसर है प्रजाति के स्तर से नीचे, बिलो द लेवल ऑफ स्पीसीज। तो बच्चों, डेवलपमेंट को कई स्केल के आधार पर बांटा जाता है। तो माइक्रो एवोल्यूशन का क्या मतलब है? कि किसी एक प्रजाति की जनसंख्या के भीतर जीन का फ्रीक्वेंसी में छोटा सा बदलाव। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो मच्छरों में कीटनाशक के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। इसमें नई प्रजाति नहीं बनती, बल्कि उसी प्रजाति में छोटे छोटे अनुकूलित बदलाव आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रो एवोल्यूशन, जो एक स्पीसीज के ही सदस्यों के अंदर आए। अगला सवाल है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड जेनरा, इस नई प्रजातियों और पीढ़ी की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? जब सूक्ष्म बदलाव लंबे समय तक जमा होते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक बड़े विकास को जन्म देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? मैक्रो एवोल्यूशन। तो मैक्रो एवोल्यूशन प्रजाति के स्तर से ऊपर होने वाला विकास है। इसमें नई प्रजातियां यानी स्पेसिएशन और नए जेनरा बनते हैं। जैसे कि डायनासोर से पक्षियों का विकास होना, किसका एग्जाम्पल है? मैक्रो एवोल्यूशन का। अगला सवाल है, एक जनसंख्या का दूसरी जनसंख्या के विकास के जवाब में विकार और इसके विपरीत, मतलब एवोल्यूशन ऑफ वन पॉपुलेशन इन रेस्पॉन्स टू द एवोल्यूशन ऑफ अनदर पॉपुलेशन, और उसका उल्टा क्या होता है? तो प्रकृति में जीव अकेले विकसित नहीं होते, वे अक्सर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो जब दो प्रजातियां एक दूसरे के विकास को प्रभावित करती है तो उसको क्या कहते हैं? सह विकास या को एवोल्यूशन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फ्लावर और उसका पॉलिनेटर्स। यदि फूल की बनावट बदलती है तो उसे चूसने वाले कीट अपना सूंड का आकार भी उसी के अनुसार विकसित करता है। ये जैव पारस्परिक क्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगला सवाल है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? तो बच्चों, फिलोसॉफिक जूलॉजिक किताब लैमार्क ने 1809 में लिखी है। तो कभी कभी इसका साल भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो लेमार्क का सिद्धांत है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इसी पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। तो उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था? जिराफ की गर्दन का उदाहरण देके समझाया था कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग विकास को कैसे प्रभावित करता है। डार्विन और वालेस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्राकृतिक चयन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो किस वर्ष में किया था? तो बच्चों, इसका सही है 1858 में किया था। ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वालेस दोनों ने इंडिपेंडेंटली एक ही निष्कर्ष निकाला था, और 1 जुलाई 1958 को लीनियर सोसाइटी ऑफ लंदन में उनके संयुक्त शोध को पढ़ा गया। ध्यान रखना बच्चों, डार्विन की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
और ये कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1859 में। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत करना। डार्विन का जो पुस्तक था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो 1859 में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक का नाम है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कभी कभी दी दे देता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो सही क्या होगा? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और प्रकाशित कब हुआ? 1859 में। और जो डार्विन और वॉलेस का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो 1858 में। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना। अगला सवाल है, किस मामले में डार्विन का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो गलत है? तो डार्विन का सिद्धांत ये तो समझाता है कि योग्यतम बचता कैसे है, लेकिन ये नहीं समझता कि वो योग्यतम पैदा कैसे होता है, किसी व्यक्ति में वो योग्यता कैसी आती है। तो डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन था उसमें योग्यतम के जीवित रहने यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को समझाया गया था। लेकिन उनके पास ये समझाने के लिए जेनेटिक्स की जानकारी नहीं थी कि जो वेरिएशन या लक्षण होते हैं वो पहली बार कैसे पैदा होते हैं। इस कमी को बाद में म्यूटेशन और आधुनिक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी द्वारा पूरा किया गया। तो इनका जो पहला है अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि फिटेस्ट बनते कैसे हैं, इसको वो नहीं समझा पाए थे। तो ये क्या है? उनका रॉन्ग है। बच्चों, अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का विचार प्रथम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? लैमार्क ने दिया था। तो लैमार्क का मानना था जिस अंग का जीव अधिक उपयोग करता है वो अधिक विकसित होगा, जैसे जिराफ का गर्दन। इसके विपरीत जिस अंग का उपयोग नहीं होता वो कमजोर या लुप्त होता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान इस सिद्धांत को पूरी तरह से सही नहीं मानता, लेकिन एवोल्यूशन की हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा महत्व है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अगला सवाल है, योग्यतम के उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की व्याख्या कौन किया था? तो इसका है चार्ल्स डार्विन ने किया था। हालांकि ये जो टर्म है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिर से बता रहे हैं किसने दिया था? स्पेंसर ने सबसे पहले इसको यूज किया था, तो ये याद रखना है। लेकिन इसका डिस्कशन, व्याख्या डार्विन ने किए थे। तो डार्विन के अनुसार जो जीव अपने वातावरण के अनुसार सबसे अच्छा बदलाव लाते हैं वही जीवित रहते हैं और प्रजनन करके योग्य माना जाता है। प्रकृति केवल उन्हीं जीवों का चयन करता है जो जीवित रहने के लिए निरंतर जंग में सफल होते हैं। तो सभी विविधताओं यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल वेरिएशन, जीवों में इतना ज़्यादा विभिन्नता क्यों आती है? तो इसका मेन रीज़न क्या होता है? म्यूटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्नता को मिलाता है, लेकिन वो विभिन्नता कहाँ से आता है? म्यूटेशन से। ये वही प्रक्रिया है जो जीन पूल में पूरी तरह से नए लक्षण पेश करती है। बिना म्यूटेशन से एवोल्यूशन या विकास नहीं हो सकता। तो जब जब एवोल्यूशन में अब आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत आ चुका है, उसमें क्या कहता है? आनुवंशिक परिवर्तनशीलता निम्नलिखित कारणों से होती है। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी पूछा गया है, इनमें से किसके वजह से होती है? तो जो आधुनिक सिद्धांत उसको क्या कहते हैं? नियो डार्विनिज्म कहते हैं। उसको जेनेटिक के साथ जुड़ा गया है। तो तो बदलाव अभी देखे किससे आता है? म्यूटेशन से, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर बदलने से और रिकॉम्बिनेशन से। तो यहाँ क्या होगा? जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उन इन सारी वजहों के वजह से है। उपयोग सभी। जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब कौन लिखा था? तो ये पुस्तक बच्चों डॉबजेंस्की ने लिखा था। तो जॉर्जेंस्की ने ये किताब कब लिखा था? 1937 में। ये डार्विन के प्राकृतिक चयन और मेंडल के जेनेटिक्स को साथ जोड़ा था। इसी को क्या कहते हैं? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का भी शुरुआत इसी से हुआ। तो उनका बहुत फेमस कोट है, जीव विज्ञान में कुछ भी समझ में नहीं आता सिवाय एवोल्यूशन के दृष्टि से। बच्चों, एवोल्यूशन से अगला क्वेश्चन है, दो अंग जो संरचना और उत्पत्ति में क्या हो? समान हो, उसका स्ट्रक्चर भी सेम हो और ओरिजिन भी सेम हो, कि जरूरी नहीं कि कार्य में समान हो लेकिन उसके फंक्शन अलग हो, इनको क्या कहते हैं? तो बच्चों इनको होमोलोगस ऑर्गेन्स कहते हैं। ये अंग हमें ये बताते हैं कि अलग अलग जीव एक ही पूर्वज से विकास होते हैं। उनकी आंतरिक संरचना यानी हड्डी का ढांचा समान होता है, लेकिन वो अलग अलग वातावरण के अनुसार काम करते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, पक्षी का पाँव और व्हेल के फ्लिपर, इन सब की हड्डी की बनावट एक जैसी है, लेकिन काम, मनुष्य का हाथ पकड़ रहा है, पक्षी का पंख उड़ रहा है और व्हेल फ्लिपर तैरने के लिए है। अगला सवाल है, अनुकूलन एक प्रकार का है, क्या है?
प्रजातिकरण, अनुकूली विकिरण, अभिसारी विकास या अपसारी विकास। तो बच्चों, जब एक ही पूर्वज प्रजाति अलग अलग वातावरण में जाकर अलग अलग रूपों में विकसित हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो एडेप्टिव रेडिएशन का कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से आया। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? डार्विन के फ्रिंचेस में। डार्विन एक आइलैंड में गए थे जहाँ कुछ पक्षी देखे थे, उनका नाम वो डार्विन फिंचेस रखा गया बाद में। वो सब गौरैया थी। तो एक ही द्वीप समूह में रहने वाली चिड़िया ने अपनी चोंच का आकार अपने भोजन यानी कोई बीज खाता था, कोई कीड़ा, कोई फल के अनुसार बदल लिया। तो ये क्या दिखाता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जहां एक बिंदु से शुरू होकर विकास अलग अलग दिशा में जाता है। तो बच्चों, एडेप्टेशन का एग्जाम्पल क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन। बच्चों, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजक कड़ी मतलब कनेक्टिंग लिंक जो दो अलग अलग प्रजातियों को जोड़ता है? एक जीवित जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं? जो बहुत पहले के होते हैं और मर जाते हैं। और जीवित का क्या मतलब है? वो बहुत पुराने हैं लेकिन अभी भी जीवित है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? सी है, स्फेनोडॉन। तो बच्चों, संयोजक कड़ी वो जीव है जिसमें दो अलग अलग समूह के लक्षण होते हैं। और जीवित जीवाश्म वो है जो लाखों साल से बिना किसी बड़े बदलाव के जीवित है। तो जो ये स्फेनोडॉन है ये न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला क्या है? एक रेप्टाइल है, सरीसृप है। इसमें सरीसृपों के साथ कुछ एम्फीबियंस यानी उभयचरों के कैरेक्टर भी इसमें आते हैं। आर्कियोटेरिस बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये क्या है? ये विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट है, इसलिए ये जीवित जीवाश्म नहीं है। बच्चों, अगला सवाल है पेरीपेटस कनेक्टिंग लिंक है किस दो फ्लाइलम के बीच में? तो पेरीपेटस बच्चों एवोल्यूशन का एक बेहतरीन प्रमाण है क्योंकि ये दो बड़े फाइलों के बीच के विकास को दर्शाता है। इसमें एनेलिडा की तरह केचुए जैसे कोमल देह और नेफ्रिडिया होते हैं। साथ में ऑर्थ्रोपोडा की तरह इसमें ट्रैकिया और पैरों के अंत में पंजे होते हैं। इसे वेलवेट वर्म भी कहा जाता है। तो ये एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के बीच लिंक को दर्शाता है। तो बच्चों, यदि एक शिशु छोटी पूंछ के साथ पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है एटाभिस्म या अतात्विकता। तो कभी कभी किसी जीव में ऐसे लक्षण अचानक वापस आ जाते हैं जो उनके पूर्वजों में थे लेकिन वर्तमान पीढ़ी में वो लुप्त हो चुके हैं। तो एटाभिस्म यानी पूर्वजता का अर्थ है पूर्वजों के गुण का पुनः प्रकट होना। तो मनुष्य के पूर्वज कौन थे? बंदर। उसमें पूंछ होती थी लेकिन अब वो वेस्टिजियल हो चुकी है। तो अगर किसी बच्चे में ये विकसित रूप में दिखाई दे तो इसे एटाभिस्म कहते हैं। अन्य उदाहरण में कुछ लोग होते हैं जिनके शरीर पर घने बालों का होना या कुछ लोगों में अतिरिक्त स्तनों का भी विकास देखा जाता है। एक साइंटिस्ट थे हेकल जिन्हें पुनरावृत्ति यानी थ्योरी ऑफ रिकैप्चुएशन दिया था। उसका क्या मतलब है? तो अर्नस्ट हेकल का ये सिद्धांत एवोल्यूशन का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्मक सिद्धांतों में से एक है। ये सिद्धांत क्या है? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ये क्या करता है? ऑन्टोजेनी का क्या अर्थ होता है? कि एक एम्ब्रियो का विकास। और फाइलोजेनी का अर्थ है उस प्रजाति का विकास का इतिहास। तो हेकल का मानना था कि जब एक भ्रूण जैसे मनुष्य का एम्ब्रियो विकसित होता है तो वो अपने पूर्वजों के विकास के अलग अलग लेवल को दोहराता है, जैसे मछली की तरह उसमें गिल्स का दिखना। हालांकि आज ये सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं माना जाता लेकिन ये साझा पूर्वजों को समझने में मददगार है। तो हेकल का रिकैप्चुएशन मीन्स होता है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए जीवाश्म सबसे बड़े फिजिकल प्रूफ है। तो पैलियोंटोलॉजी विज्ञान का वो शाखा है जो प्राचीन काल के पौधों और जानवरों के अवशेषों यानी जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं जो चट्टानों में दबे मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर कौन से जीव थे और वे समय के साथ कैसे बदले। तो बच्चों, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। और बोन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है।
तो जीवाश्मों की तिथि निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत सबसे सटीक है? तो जीवाश्म कितने पुराने हैं ये जानने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पॉपुलर क्या है और सबसे सटीक क्या है? यूरेनियम लेड मेथड। इसका उपयोग बहुत प्राचीन चट्टानों और जीवाश्मों जो लाखों करोड़ों साल पुराने हो उनकी उम्र जानने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है। जो रेडियो कार्बन मेथड है ये केवल हाल ही के जीवाश्म, ये कभी कभी पूछा जाता है रेडियो कार्बन मेथड का कितने सालों तक पुराना बता सकता है, तो ये लगभग 50,000 साल पुराने तक के लिए ही सही बताता है। दूसरे जो है इलेक्ट्रॉन पिन रिजोनेंस और पोटेशियम आर्गन भी अन्य विधियां है, लेकिन बहुत पुराने जीवाश्मों के लिए सबसे भरोसेमंद क्या है? यूरेनियम लेड मेथड। तो रेडियोधर्मी कार्बन डेटिंग तकनीक के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो कार्बन डेटिंग विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है, तो इसको 1940 में विलियर्ड लिबी को दिया गया था। इसका ईयर क्या है? 1940 में। पूरा नाम इनका है विलियर्ड लिबी। इन्होंने सी कार्बन 14 विधि विकास की थी और इनको 1960 में नोबेल पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री में। इस तकनीक से पुरानी लकड़ी, हड्डी और अनेक जैविक अवशेषों की उम्र सटीक तरीके से जान सकते हैं। जीवाश्मों की तिथि निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बच्चों जो कार्बन 14 है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो हर जीवित जीव के शरीर में होता है। मृत्यु के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इसका ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगला सवाल है जीवाश्म कहाँ संरक्षित रहते हैं? तो जीवाश्म में बच्चों हर जगह नहीं मिल सकते, उनके संरक्षण के लिए खास तरह की चट्टानें होती है जिनको क्या कहते हैं? अपसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक, जैसे बलुआ पत्थर या चूना पत्थर। इनमें काफी लेयर्स बनती है। जब कोई जीव रेत या मिट्टी के बीच दब जाता है तो समय के साथ साथ वो इन परतों के बीच सुरक्षित हो जाता है। जो इग्निशियस या मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं ये गर्मी और दबाव इतना ज़्यादा होता है कि जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है फॉसिल किस में सबसे बढ़िया प्रिजर्व होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो हार्डी और विनबर्ग सिद्धांत क्या बताते हैं? ये सिद्धांत बच्चों पॉपुलेशन जेनेटिक्स का आधार है। इसमें पहला क्या है? जेनेटिक्स संतुलन यानी जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ये बताता है कि बिना किसी बाहरी प्रभाव के जीन की फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहती है? स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। और क्या कंडीशन है प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए? नॉन रैंडम मेटिंग। ये बताता है कि यदि जीव अपनी पसंद से साथी चुनते हैं तो संतुलन बिगड़ सकता है। तीसरा क्या है? एवोल्यूशनरी फोर्स। ये म्यूटेशन, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन जैसे उन कारकों को स्पष्ट करता है जो विकास को गति देता है। तो हार्डी विनबर्ग मॉडल एक आदर्श स्थिति दिखाता है जिसपे हम वास्तविक दुनिया में हो रहे विकास को माप सकते हैं। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल तीनों को करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है विकास तभी संभव है जब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसा हो? अशांत हो, कायम हो, स्थिर हो या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों एवोल्यूशन तभी होता है जब ये क्या हो? अशांत हो। तो हार्डी विनबर्ग नियम कहता है कि यदि कोई संतुलन बना रहता है तो विकास नहीं होगा। विकास का अर्थ ही है पीढ़ियों के बीच आनुवंशिक परिवर्तन। तो हार्डी विनबर्ग संतुलन यानी अपसेट होता है, जैसे म्यूटेशन या नेचुरल सिलेक्शन, तभी जीन फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो आसान शब्दों में संतुलन का बिगड़ना ही विकास का शुरुआत है। अगला सवाल है किसी जनसंख्या में कुल जीन और उनके एलील को क्या कहा जाता है? तो बच्चों जब किसी विशेष प्रजाति की जनसंख्या में मौजूद सभी आनुवंशिक जानकारी को योग किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? जीन पूल। तो जीन पूल जितना बड़ा और विविध होगा उस प्रजाति के जीवित रहने की संभावना भी उतनी अधिक होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो इस जीन पूल में बदलाव लाने वाली प्रक्रिया है। अगला सवाल है घोड़े जैसे खुर वाले जानवरों की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो बच्चों पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें ईओसिन युग बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगभग 5.5 करोड़ साल पहले इसी ईओसिन युग में शुरुआती खुर वाले स्तनधारियों का विकास शुरू हुआ था। इसी युग में घोड़े का सबसे प्राचीन पूर्वज दिखाई दिया था। तो इसका क्या सही आंसर है? ईओसिन एपॉक। अगला सवाल है घोड़े की वंशावली का पहला जीवाश्म रूप है फर्स्ट फॉसिल फॉर्म ऑफ फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स।
तो घोड़े का विकास जीव विज्ञान में क्रमिक विकास का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है। तो इसमें जो इयोहिपस है, यही क्या था, घोड़े का सबसे पहला ज्ञात पूर्वज था। ये आकार में बहुत छोटा लोमड़ी जैसा था और इसके पैर में कई उंगलियां होती थी। इसके बाद क्या आया, मीसोहिपस आया, फिर मेरिचिपस आया, और फिर फ्लियोहिपस चरण आया, और अंत में आधुनिक घोड़ा आया जिसको क्या कहते हैं, इक्वस कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है आधुनिक घोड़े का क्या नाम है, तो उसको क्या कहते हैं, इक्वस कहते हैं। अगला सवाल है प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का यूनिट क्या है। तो बच्चों यहाँ स्टूडेंट्स हमेशा जनसंख्या यानी पॉपुलेशन और इंडिविजुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं। एवोल्यूशन की इकाई क्या होती है, पॉपुलेशन होती है, और नेचुरल सिलेक्शन की इकाई क्या है, इंडिविजुअल। तो जब नेचुरल सिलेक्शन का बात हो तो हमेशा इंडिविजुअल को देखा जाता है, और अगर एवोल्यूशन का बात हो तो तब किसको देखा जाएगा, पॉपुलेशन को देखा जाता है। तो सरल शब्द में प्रकृति व्यक्तियों को चुनाव करती है जिससे पूरी जनसंख्या विकसित होती है। तो सभी विविधताओं का अंतिम स्रोत क्या है, तो बच्चों म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन ही एक ऐसी प्रक्रिया जो है जो पूरे जीन पूल में पूरी तरह से नई जानकारी या लक्षण जोड़ती है। अगला सवाल है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रजाति को इस प्रकार जाना जाता है, ए स्पीसीज इनहिबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज इज नोन एज। तो स्पेसिएशन की बात हो तो ये इस पर निर्भर करता है कि जीव कहाँ रह रहे हैं। तो एलोपेट्रिक स्पीसीज वो होते हैं जो पर्वत, नदी या समुद्र जैसे भौगोलिक अवरोधों के कारण एक दूसरे से अलग क्षेत्रों में रहते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में, तो इसका सही जवाब क्या है, एलोपेट्रिक। अगर इसका विपरीत क्या होता है, सिम्पैट्रिक, ये एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए भी अलग प्रजाति बन जाती है। तो एलोपेट्रिक जो प्रजातियां है इसमें समय के साथ अलग अलग वातावरण के कारण इनमें बदलाव आ जाते हैं कि वे वापस मिलने पर रिप्रोडक्शन या प्रजनन नहीं कर पाते हैं। तो जब भी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र की बात आए तब सही क्या होगा, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। अगला है समान या अतिव्यापी क्षेत्रों पर कब्जा करने वाली दो या अधिक प्रजातियों को क्या कहते हैं, टू और मोर स्पीसीज ऑक्युपाइंग आइडेंटिकल और ओवरलैपिंग एरिया। तो बच्चों इसको सिम्पैट्रिक कहते हैं, जब दो प्रजातियां एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहती है और उनके रहने की जगह आपस में मिलती हो तो उन्हें सिम्पैट्रिक प्रजाति कहा जाता है। इनके बीच कोई भौगोलिक अवरोध जैसे पहाड़ या नदी नहीं होता, इसके बावजूद वे अलग प्रजातियां बनी रहती है क्योंकि वो आपस में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन नहीं करती है। आसन्न भौगोलिक सीमाओं वाली आबादी को किस रूप में जाना जाता है। तो बच्चों ये एक ऐसी स्थिति है जहां दो आबादी एक दूसरे के बिल्कुल बगल में रहती है, लेकिन उनके बीच एक क्या होता है, हाइब्रिड जोन होता है। तो इसको क्या कहते हैं, पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक प्रजातियों के क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं लेकिन वे पूरी तरह ओवरलैप नहीं होते। ये अक्सर वातावरण में अचानक आए बदलाव जैसे मिट्टी का प्रकार बदलने के कारण होती है। इसमें जीव अपने पास वाली साथी के साथ प्रजनन करना पसंद करते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा अपशिष्ट हार्मोन है। तो जैसे हमारे शरीर में कुछ अंग वेस्टिजियल है वैसे ही कुछ हार्मोन भी हमारे लिए उतने प्रभावी नहीं रहे। इसका उदाहरण है एमएसएच यानी मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मनुष्य में पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य भाग से निकलता है, लेकिन वयस्कों में ये हिस्सा लगभग निष्क्रिय हो जाता है। इसका काम रंग बदलने की क्षमता जैसे गिरगिट या मेढक के लिए जिम्मेदार होता है जिसकी अब मनुष्य को आवश्यकता नहीं, इसलिए इसे मनुष्य के संबंध में अपशिष्ट हार्मोन के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है पेंजेंसिस सिद्धांत किसने दिया था। तो बच्चों ये डार्विन ने दिया था। तो ये जो डार्विन का सिद्धांत था इसको बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन एवोल्यूशन को समझने के एक शुरुआती प्रयास था। तो डार्विन ने 1868 में ये प्रस्ताव दिया था कि शरीर की हस्त कोशिका क्या होती है, पैंजीन नामक छोटे कण छोड़ती है। उनके अनुसार ये कण जनन अंगों में जमा होते हैं और बच्चों में गुण ले जाते हैं। बाद में विजमैन ने जम्पलांस सिद्धांत से इसे गलत साबित किया। उपार्जित लक्षणों यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने प्रस्तावित किया। तो बच्चों ये लैमार्क का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक में उन्होंने बताया था। तो लैमार्क है और किस ईयर में है, 1800
9। तो लेमार का मानना था कि एक जीव अपने जीवन काल में जो बदलाव करता है वो उसकी अगले पीढ़ी में चला जाता है। तो मोर की चमकीली पूंछ का क्या कारण है? तो बच्चों, प्राकृतिक चयन के अलावा एक सेक्सुअल सिलेक्शन भी होता है जिसे यौन चयन कहते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन तब होता है जब जीव उन लक्षणों को विकसित करते हैं जो उन्हें साथी अपने मेट को आकर्षित करने में मदद करता है। मोर की भारी और चमकीली पूंछ उड़ने या बचने में मदद नहीं करता, बल्कि मादा मोर को रिझाने के लिए जरूरी होता है। ये दर्शाता है कि प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की सफलता कभी-कभी जीवित रहने की चुनौती से भी बड़ा हो सकता है। तो पीकॉक का जो टेल है वो किसका एग्जाम्पल है? सेक्सुअल सिलेक्शन का। अगला सवाल है, विकास का आरंभिक शक्ति क्या है? बिना विविधता यानी वेरिएशन के विकास की कल्पना नहीं की जाती। तो यदि जनसंख्या के सभी जीव एक जैसे होंगे तो प्रकृति किसका चयन करेगी? वेरिएशन ही वो चीज है जिस पर प्रकृति चयन करता है। अगला सवाल है, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति के बारे में आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो बच्चों, इसका आंसर है ओपेरिन के द्वारा। रूसी वैज्ञानिक थे ए आई ओपेरिन ने 1924 में प्रस्तावित किया था कि जीवन की शुरुआत सरल रसायन के क्रमिक विकास के माध्यम से उन्हें उन्हीं है। उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या था? को कार्बेट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। तो को कार्बेट्स क्या होते हैं? ये कुछ संरचनाओं का उन्होंने जिक्र किया था। इस सिद्धांत के बाद मिलर और यूरे ने अपने प्रयोग के माध्यम से प्रमाणित किया था कि एबायोटिक चीजें से ही बायोटिक चीज बनी है। तो अगला सवाल है, आर्कियोप्टेरिस के जीवाश्म का खोज किसने किया था? इसका आंसर है एंड्रियस वैगनर ने किया था। तो आर्कियोप्टेरिस पक्षी, बर्ड और सरीसृपों यानी रेप्टाइल के बीच का प्रसिद्ध कनेक्टिंग लिंक है। अगला सवाल है, किसने प्रदर्शित किया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाएं से हुई है? क्या लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? तो इसका क्रेडिट जाता है बच्चों लुईस पास्चर को। तो लुईस पास्चर अपने मशहूर स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग से साबित किया था कि हवा में मौजूद सूक्ष्म जीव ही जीवन को जन्म देते हैं, निर्जीव पदार्थ नहीं। उन्होंने ही ओमनिबियम एक्स विवो का सिद्धांत भी दिया था। अगला सवाल है, को एसर्बेट्स बनते हैं? तो बच्चों, ओपेरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति की दिशा में कोएसरवेट्स सबसे पहला बड़ा कदम था। जब प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जैसे बड़े अणु पानी के साथ आते हैं तो एक कोलाइडल ड्रॉप बनता है। इसी बूथ को क्या कहते हैं? कोएसरवेट। तो इसको क्या कहेंगे? सेल्फ असेंबली ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन वाटर। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं था, लेकिन ये पर्यावरण से पोषक तत्व ले सकते थे और विभाजित हो सकते थे। विकास की मूल अवधारणा यानी फादर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो डार्विन और लाइमार्क से बहुत पहले प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने एवोल्यूशन के बारे में सोचना किया शुरू किया। इसमें से सबसे प्रमुख कौन सा था? एम्पेडोल्स का नाम आता है, जिसे फादर ऑफ एवोल्यूशन माना जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अंगों के संयोजन और योग्यतम की उत्तरजीविता जैसे विचार दिया। हालांकि उनके विचार काल्पनिक थे, लेकिन उन्होंने आधुनिक एवोल्यूशन के बीज बोए थे। अगला सवाल है, ब्लास्टोपोर निम्नलिखित में पाया जाता है? तो ब्लास्टोपोर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है। गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान जब कोशिका अंदर की ओर धंसती है तो जो छिद्र या द्वार बनता है उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। यही ब्लास्टोपोर आगे जाकर जीव का मुंह यानी प्रोटोस्टोम या गुदा डेट्रोस्टोम बनाता है। ब्लास्टुला अवस्था में केवल ब्लास्टोसिल गुहा होती है, लेकिन ब्लास्टोपोर केवल ग्रेस्टुलेशन में ही दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, गैस्ट्रुला। एम्ब्रियो में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें ये वेस्ट संग्रहित होते हैं? तो मेटाबॉलिक और नाइट्रोजन वेस्ट एम्ब्रियो सैग में कहाँ स्टोर होता है? तो बच्चों, जो अंडे देने वाली वर्टिब्रेट्स है जैसे पक्षी और रेप्टाइल्स, उस पे भ्रूण के कचरे को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। इसके लिए इसमें क्या होता है? एलेंटॉइस एक थैली जैसी अतिरिक्त झिल्ली होती है। इसका मुख्य कारण एम्ब्रियो द्वारा छोड़े गए यूरिक एसिड जैसे जहरीले चीजों को जमा करना ताकि वो भ्रूण पर नुकसान ना पहुंचे। साथ ही ये गैसों का आदान प्रदान में भी मदद करते हैं। विदलन यानी क्लीवेज एक खास तरह का माइटोटिक सेल डिवीजन है। ये अनोखा है क्यों?
क्योंकि सामान्य माइटोसिस विभाजन और क्लीवेज में सबसे बड़ा एक ही अंतर है। साधारण विभाजन में कोशिकाएं विभाजित होकर बड़ी हो जाती है, लेकिन क्लीवेज में कोशिकाएं केवल संख्या में बढ़ती है, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन आकार उनका सेम रहता है। तो जो एम्ब्रियो का टोटल वॉल्यूम है वो वही रहता है, लेकिन सैकड़ों छोटे छोटे सेल्स में बढ़ जाते हैं, जिन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका में कोई वृद्धि नहीं होती। तो देयर इज नो ग्रोथ इन सेल। जो मैमेलियन शुक्राणु यानी स्पर्म होता है, उसके मध्य भाग में क्या होता है? तो जब बच्चों, मध्य भाग में क्या होता है? ये उसका पावर हाउस है, मतलब इसमें माइटोकांड्रिया होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में माइटोकांड्रिया कैसे होते हैं? एक स्पाइरल आकार में होते हैं। ये माइटोकांड्रिया स्पर्म के पूंछ को हिलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ध्यान रहे, सेंट्रियोल कहाँ होता है? ये नेक में होता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सेंट्रियोल कहाँ होता है, तो सेंट्रियोल नेक वाले हिस्से में होते हैं, ना कि मध्य में। मध्य में कौन है? माइटोकांड्रिया। अगला सवाल है, कौन सा अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली स्तनधारियों के प्लेसेंटा के निर्माण में भाग नहीं लेता है? विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा? तो बच्चों, स्तनधारियों में प्लेसेंटा एम्ब्रियो और मां के बीच संबंध स्थापित करता है। इसमें कोरियन और एलेंटॉइस ये सीधे तौर पर प्लेसेंटा बनाने में मदद करती है। एमनियन क्या करता है? भ्रूण को झटकों से बचाने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। यॉर्क सैक मनुष्य में बहुत ही छोटी होती है और वेस्टिजियल होती है, इसलिए ये प्लेसेंटा के निर्माण में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइडिक सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोशिकाएं मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। ये मुख्यतः टेस्टिस में पाए जाते हैं। टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। और कभी कभी पूछा जाता है लाइडिक सेल किसके क्या काम होता है? तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, तो ये टेस्टोस्टेरॉन लाइडिक सेल से ही सिक्रीट होता है। अगला सवाल है, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसके द्वारा मेल गैमीट्स बनते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में होता है। इसमें मियोसिस होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजुआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। अगला सवाल है, अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट है? तो बच्चों, ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के 3 समूहों में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्या कहते हैं? इनको एमनियॉट्स कहते हैं। इनमें एमनियॉन, कोरियन और एलेंटॉइस और यॉर्क सैक होती है। तो ये झिल्लियां भ्रूण को सूखने से बचाती है और उसे जमीन पर विकसित होने में मदद करते हैं। मछली और एम्फीबियंस में ये झिल्लियां नहीं होती, इसीलिए अपने अंडे पानी में देने पड़ते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है, पोलर बॉडीज कहाँ बनती है? तो जब oogenesis के दौरान कोशिका का अनइक्वल डिवीजन होता है, उसमें एक बड़ी ओवम बनती है और छोटी बनती है पोलर बॉडी। इनका मुख्य उद्देश्य है, जो एग है उसको अधिक से अधिक साइटोप्लाज्म देना, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का सही डेवलपमेंट हो। स्तनधारियों यानी मैमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय गिल स्लिट का बनना क्या शो कर रहा है? तो बच्चों, ये हेकल का बायोजेनेटिक लॉ का एक उदाहरण है। स्तनधारी फेफड़े से सांस लेते हैं, फिर भी उनके भ्रूण में एम्ब्रियो में मछली जैसे ग्लिड सीट दिखाई देती है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज कभी पानी में रहते थे। तो ये दर्शाता है कि सभी वर्टिब्रेट्स जीव एक ही विकासवादी इतिहास यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री साझा करते हैं। तो इसका क्या आंसर है? इंडिकेट फाइनोजेनेटिक रिलेशनशिप। अगला है, किस अणु में विकास के लिए आनुवंशिक निर्देश होते हैं? तो इसका बहुत आसान आंसर है डीएनए। इसी के अंदर पूरा ब्लूप्रिंट रहता है। अगला है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए कौन सा सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों, भ्रूण के अंदर यानी एम्ब्रियो में कोशिकाओं को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए विशेष प्रोटीन का आवश्यकता होता है। तो अगर पहला देखा जाए, WNT बीटा कैटेनिन पाथवे, ये अंगों को सही स्थान यानी पोलैरिटी डिसाइड करता है। हेज हॉच पाथवे क्या करता है? ये टिश्यू को डिफरेंशिएशन और विशेष अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार है। नॉच मार्क क्या करता है? ये
पास पास की कोशिकाओं को अलग अलग काम सौंपने में मदद करता है। तो हम लोगों का निष्कर्ष क्या है कि ये सभी मार्ग मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि शरीर का हर अंग अपनी सही जगह और सही आकार में बैठे। तो इसमें सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। अगला है विकास में होमोबॉक्स जीन का क्या भूमिका है। तो बच्चों, जो होमोबॉक्स जीन है ये तय करते हैं कि शरीर के किस हिस्से में क्या बनेगा, जैसे सिर कहाँ होगा, हाथ कहाँ होगा। ये जीन डेवलपमेंट के दौरान कोशिकाओं को उनका भाग्य बताता है, जिससे शरीर का एक व्यवस्थित ढांचा या पैटर्न तैयार हो। तो इन जीन्स में अगर म्यूटेशन है तो शरीर अलग अलग जगह पे बंद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कोशिका भाग्य और पैटर्निंग का निर्धारण, टू डिटरमाइन सेल फेट एंड पैटर्निंग। अब अगला सवाल है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोशिकाएं विशिष्ट बन जाती है। इसे बच्चों विभेदन या इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं। शुरुआत में सभी कोशिकाएं एक जैसी होती है, लेकिन डिफरेंशिएशन के बाद वे न्यूरॉन, मसल या ब्लड सेल्स बनते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन होने के बाद कोशिकाएं आमतौर पर अपना स्वरूप नहीं बदलती। प्रोलिफरेशन का क्या अर्थ है? प्रोलिफरेशन का अर्थ है केवल संख्या बढ़ना, जबकि विभेदन का कार्य और संरचना में बदलाव आना है। अगला है, किस जीन को अक्सर भ्रूण भ्रूण के स्टेम कोशिकाओं का मास्टर रेगुलेटर कहा जाता है। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो प्लूरिपोटेंट होते हैं, मतलब किसी भी अंग में बदलने की क्षमता को बनाए रखने के लिए इन जीन्स को उनका काम होता है। इसमें से जो ऑक्ट4, सॉक्सजेट और नैनो जी है, ये तीनों मुख्य क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। ये जीन ये सुनिश्चित करते हैं कि स्टेम सेल अपनी मूल क्षमता ना खोए। तो वैज्ञानिकों ने इन्हीं जीन्स का उपयोग करके एडल्ट सेल को वापस स्टेम सेल में बदलना सीखा है। तो ये तीनों क्या है, मास्टर रेगुलेटर है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, मॉर्फोजेनेसिस का क्या पहला काम होता है डेवलपमेंट बायोलॉजी में। तो बच्चों, मॉर्फोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जो एम्ब्रियो को उसका अंतिम आकार प्रदान करती है। इसमें मॉर्फोजेन नाम का एक रासायनिक संकेत होता है जो एक सांद्रता ग्रेडियंट बनाता है। तो कोशिका इस बात को पढ़ती है कि वो इस रसायन के कितने करीब या दूर है। उसी आधार पर अपना स्थान और कार्य तय करती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये प्रक्रिया शरीर के नक्शे या ब्लूप्रिंट को उतारने का काम करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? टू एस्टैब्लिश कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर टिश्यू पैटर्निंग। अगला सवाल है, निषेचित अंडे यानी फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं जो गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से पहले कई कोशिका विभाजनों से गुजरता है। तो बच्चों, फर्टिलाइजेशन की बात जो यात्रा होती है जाइगोट से शुरू होकर यूटेरस तक पहुंचते पहुंचते इसका पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। गर्भाशय की दीवार से चिपकने को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस टाइम पे जो एम्ब्रियो होती है वो क्या होती है, खोखली गेंद जैसी होती है, जिसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट और एक आंतरिक इनर सेल मास। मॉरूला क्या होता है? इसके ठीक पहले ठोस गेंद जैसी अवस्था आती है। तो हम लोगों का जो पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का क्या काम होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियो की सबसे आउटर लेयर होती है। इसका काम होता है एम्ब्रियो को यूटेरस के साथ अटैच करना। तो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं एक एंजाइम की मदद से यूटेरस के एंड्रोमेट्रियम को गलाकर एम्ब्रियो को अंदर फिट करता है। आगे चलकर यही पतर प्लेसेंटा का मुख्य हिस्सा बनता है। तो इसका क्या काम हुआ? भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित करना, टू इम्प्लांट एम्ब्रियो इन द यूटेरस। अगला है, कौन सी संरचना एम्ब्रियोब्लास्ट से बनती है और अंततः भ्रूण को जन्म देती है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डिस्क। जहां ट्रोफोब्लास्ट बाहरी सहारा देता है, वहीं एम्ब्रियोब्लास्ट से असली जीव का निर्माण होता है। एम्ब्रियोब्लास्ट इनर सेल मास का एक चपटा होकर डिस्क जैसा आकार बनता है। इस डिस्क को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक डिस्क। इसी डिस्क से आगे चलकर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सारी परतें बनती है जो आगे जाके पूरा शरीर बनाता है। अगला है, वो प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा कुछ जानवर जैसे मेढक किशोर से वयस्क रूप में परिवर्तन में से गुजरते हैं। तो बच्चों, इसको कायापलट या मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। एक जीव की संरचना में अचानक और बड़ा बदलाव आता है, जैसे टैडपोड से मेढक का बनना।
इसमें पूंछ का गायब होना और पैरों का निकलना जैसे चेंजेस शामिल है। इंसेक्ट और एम्फीबियंस में ये प्रक्रिया हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर अपने खोए हुए अंग को पुनर्जीवित करने का क्षमता रखता है, मतलब रीजेनरेट कर सकता है अपने लॉस्ट लिम्ब को। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? सैलेमेंडर हो, प्लानेरिया हो, स्टारफिश हो, इनमें सभी में ये क्षमता होती है। सैलेमेंडर अपने पैर या पूंछ को वापस उगा सकता है। प्लानेरिया एक कीड़ा होता है जो जो कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो हर टुकड़ा नया जीव बना सकता है। स्टारफिश भी अपना खोए हुए आम को आसानी से दोबारा विकसित कर लेता है। अगला है, कुछ कोशिकाओं की विभिन्न कोशिका प्रकारों में विभेदित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो बच्चों, ये स्टेम कोशिकाओं की वो शक्ति है जिसमें वो शरीर के अंगों का निर्माण करती है। इसको कहा जाता है प्ल्यूरीपोटेंसी, मतलब वो क्षमता जिससे एक कोशिका एम्ब्रियो की तीनों लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म किसी में भी कोई भी बन सकती है। और टोटीपोटेंसी का क्या मतलब है? टोटीपोटेंसी जैसे जाइगोट, इसमें भी अधिक शक्ति होती है क्योंकि वो पूरा जीव बना सकती है। मल्टीपोटेंसी का क्या मतलब? मल्टीपोटेंसी की क्षमता थोड़ी सीमित होती है, जैसे बोन मैरो की कोशिकाएं जो केवल विभिन्न ब्लड सेल्स ही बना सकती है। अगला सवाल है, किस प्रकार की स्टेम सेल तीनों प्राथमिक जर्म लेयर्स को जन्म दे सकती है? तो इसका आंसर क्या है? एब्रियोनिक स्टेम सेल। ये प्ल्यूरीपोटेंट होते हैं, जिसका अर्थ है कि वो शरीर की किसी भी कोशिका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में बदल सकती है। एडल्ट जो स्टेम सेल्स होते हैं वो आमतौर पर मल्टीपोटेंट होते हैं और केवल विशिष्ट टिश्यू की ही मरम्मत कर सकते हैं, पूरी शरीर का नहीं। वो प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा स्टेम सेल विशिष्ट कोशिकाओं में विशिष्टकृत हो सकती है, स्पेशलाइज्ड हो सकती है? इसको क्या कहते हैं? इसको विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये एक स्विच की तरह होता है जो साधारण स्टेम सेल को एक धड़कते हुए दिल की कोशिका या न्यूरॉन्स में बदल सकता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सिर्फ फोटोकॉपी की तरह संख्या बढ़ाना, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है? एक नया पहचान देना सेल को। अगला है, कौन सा मनुष्य में पुनर्जनन यानी रीजेनरेशन का उदाहरण है? तो आप लोग छिपकली की देखे होंगे जो पूंछ पूरी तरह अपना कर सकता है रीजेनरेट, लेकिन हमारे शरीर में भी कुछ जगह में ऐसा क्षमता होती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लीवर जेनरेशन। लीवर मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है जो अपने छोटे छोटे हिस्से को पूरा दोबारा विकसित कर सकता है। स्किन रीजेनरेशन, यहाँ ऑप्शन दिया है, घाव होने पर त्वचा की कोशिकाएं भी विभाजित होकर उसे पूरी तरह भर देती है। मसल भी अगर कसरत या चोट के बाद मांसपेशी अपनी मरम्मत और पुनर्निर्माण खुद कर लेती है। तो यहाँ क्या होगा कि ये सारे सेल्स क्या है, पूरा रीजेनरेट अपने आप को कर सकते हैं, वो लीवर हो, स्किन हो या मसल हो। तो बच्चों, यही हम लोग के 100 क्वेश्चन का जो सफर था खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आप किस तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं वो भी बताइए। अगले वीडियो में हम लोग किसी और बॉटनी का या किसी और पेपर का एमसीक्यू ट्राई करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।